नमस्कार दोस्तों, एएसएससी प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल से स्वागत है। और दोस्तों हम लोग यूपी टेट 2026 सीडीपी के विषय में पढ़ रहे थे। पिछली वीडियो में हम लोगों ने अधिगम क्या है सीखा, अधिगम के प्रकार, अधिगम की विशेषताएं और साथ ही साथ हमने अधिगम के जो गैर प्रकार बताए थे उसको भी देखा। उसके बाद हमने अंत में अधिगम की विधियों को डिस्कस किया था और कहाँ कहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं मैंने सभी टॉपिक को लगभग कवर कर दिया था। अब आज हम लोग डिस्कस करेंगे अधिगम के या सीखने के नियम के बारे में। देखिए, अधिगम कहें तो ये मनोवैज्ञानिक शब्द है। अगर इसका आप सिंपल लेंगे तो सीखना होता है। क्या होता है? सीखना। आज हम लोग पढ़ेंगे अधिगम या सीखने के नियम के बारे में। अब देखिए, ये जो सीखने के नियम है, यहाँ से आपको 2-3 क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है और 2-3 क्वेश्चन इन पे बेस करके पूछता है। तो कुल मिला के 5 से 6 प्रश्न तो यहाँ से आने ही आने हैं, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। देखिए, अगर अधिगम के नियम की बात करें, सिंपल समझिएगा क्या कहना चाहता है। सीखने के नियम अर्थात वो कौन से तरीके हैं या कौन सी चीजें हैं, कौन से फैक्टर हैं जो आपको किसी टॉपिक को, किसी टर्म को समझने में, उसको सीखने में सहायता करते हैं। उसको एक तरह से कह लीजिए कि किसी बच्चे को क्या सिखाना है, कैसे सिखाना है और कितना सरल कर दे हम चीज़ों को, बच्चा सीख जाए। इस किस पैटर्न पे चलता है, किस रूल को फॉलो करता है, यही हमारा क्या है, अधिगम के नियम है या सीखने के नियम हमारे कहे जाते हैं। ठीक है। विभिन्न मनोवैज्ञानिक, कई सारे मनोवैज्ञानिक ने अपने अलग अलग नियम दिए सीखने के, लेकिन उन सभी मनोवैज्ञानिकों में जो सीखने का सबसे महत्वपूर्ण नियम आया वो आया थॉर्नडाइक का। अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। कौन? थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक ने दिया अपना सीखने का नियम। अब देखिए, इसका मतलब ये नहीं है कि किसी और ने नहीं दिया था, दिया कई लोगों ने था, लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण था वो थॉर्नडाइक था। थॉर्नडाइक के नियम। ठीक है, यहां आप समझ जाइएगा कौन से नियम, सीखने के नियम। इन्होंने कहा कि देखो, सीखने के मुख्य 3 नियम हैं। कितने? मुख्य 3 नियम है। कौन कौन से हम डिस्कस कर लेते हैं। इन्होंने 3 मुख्य नियम के विषय में बात किया। पहला इन्होंने बताया तत्परता का नियम। अब ये क्या है हम समझते हैं और उसको हम अच्छे से डिस्कस भी कर लेंगे। देखिए, तत्परता का नियम क्या है, बात को समझिए। इन्होंने कहा देखो, किसी व्यक्ति को, किसी बच्चे को या कोई भी हो, किसी को अगर हम कुछ चीज सिखाना चाहते हैं, सबसे पहली बात यह है बच्चा तैयार होना चाहिए। तत्परता मतलब उसकी खुद की इच्छा होनी चाहिए कि इस चीज को हम सीखेंगे। जब तक बच्चे में तत्परता नहीं रहेगी, या आप कह लीजिए बच्चा खुद से सीखने को लालायित नहीं रहेगा, मोटिवेट नहीं रहेगा, तो उस चीज को आप उसको सिखा नहीं पाएंगे। आप दबाव में बच्चे को कह देंगे चलो इसको सीखो, सीखो नहीं, मार पड़ेगी, आपके दबाव में सुन तो लेगा लेकिन उसका मन नहीं लगेगा, तो पूरी तरीके से उस चीजों को सीख नहीं पाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे बात क्या हो जाती है, पहला नियम क्या था? तत्परता का नियम था। समझ आ गया आपको? तत्परता मतलब बच्चा खुद से तैयार हो, उसकी रुचि उसमें हो, वो सीखने की इच्छा रखता हो, तभी आप चीजों को सिखा पाएंगे। क्लियर हो गया? पहला क्या हुआ? तत्परता का नियम। जैसे हम आप हैं, अगर यूपी टेट की आप तैयारी कर रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, आपके अंदर इच्छा है कि हमें यार हर चीज तैयार करना है, हमारा कोई टॉपिक छूट ना जाए। आप सचेत हैं, आप एक्टिव हैं, आप तत्पर हैं, तभी चीजों को आप सीख रहे हैं। अब इसमें जो आधे मन से पढ़ेगा या जो इस फिराक में होगा, चलो कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, तो उसके साथ माइनस पॉइंट होगी। इसलिए आज कीजिए, जो पढ़ रहे हैं उसको बेहतर तरीके से तैयार कीजिए। तो पहला क्या था? तत्परता का नियम। ओके, आइए दूसरी बात करते हैं। अच्छा, इसमें अगर लिखना होगा, नोट करना होगा, तो वही है रुचि या बच्चे की इच्छा होनी चाहिए। दूसरा इन्होंने कहा कि अभ्यास का नियम। अभ्यास का नियम। देखिए, थॉर्नडाइक का ये मानना था कितना भी कठिन कार्य हो, अगर उसको हम डेली अभ्यास करेंगे तो उसको धीरे धीरे हम सीख जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कहानियां बहुत सुने होंगे कि एक व्यक्ति थे, वो दिमाग से थोड़े कमजोर थे। एक दिन जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि कुछ औरतें हैं, वो ऐसे कुएं से पानी निकाल रही हैं, और उन्होंने देखा कि पत्थर पे दरारी पड़ गई है, मतलब पत्थर बीच में से गड्ढा हो गया है। तो उन्होंने पूछा ये गड्ढा कैसे हुआ? कहें कि ये रस्सी के घिसने से हुआ। उन्होंने कहा अच्छा। उन्होंने रस्सी उठाई और घिसने लगे,
एक पूरा घिस से 2 घंटे का हुआ ही नहीं, तब उन्हें किसी ने समझाया ऐसे थोड़ी होता है, ये सालों साल घिसा है तब जाके ऐसा हुआ है। तब उनके दिमाग बात आई, अच्छा ये बात है, मतलब लगातार निरंतर अभ्यास करने से भी हम नई नई चीजों को सीख जाते हैं। तो किसने कहा था? थॉर्नडाइक ने। इसमें बच्चों को यह कहा गया है कि बच्चों को अभ्यास के अवसर उपलब्ध कराए जाएं ताकि बच्चा कोई भी चीज को अच्छे से सीख जाए। क्लियर हुई बात? तो तत्परता का, अभ्यास का। अब तीसरी बात यहां पे आती है, जरा आप खुद सोचिए, मान लीजिए बच्चा एक्टिव भी है, ठीक है, और बच्चा एक्टिव है, बच्चा अभ्यास भी कर रहा है, लेकिन उसको उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो क्या वो उसका मन लगेगा? जैसे मान लीजिए आप बच्चे को सिखा रहे हैं कि चलो बेटा तुम पहाड़ा सुनाओ, वो सीख लिया, आपने सिखा दिया, किसी के सामने उसको बताने गया वो बता ही नहीं पाया, और उन्होंने उसको डांट दिया, कहा है क्या पढ़ते हो, तो उसका कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा, तो उस चीज से वो भागने लगेगा। लेकिन अगर उसने बता दिया और टीचर ने शाबाशी दे, शाबाश बेटा, तो उसका भी उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा, मीन्स प्रभाविता का नियम। तो अगर किसी नए कार्य को, किसी समस्या समाधान को बच्चा जब कर लेता है और उसे उसके इच्छा अनुसार रिजल्ट मिल जाता है, उसको उसकी संतुष्टि हो जाती है, तब बच्चा उस चीज को अच्छे से सीख जाता है। ठीक है, कोई चीज आप बच्चे को सिखाएंगे, चाहे गेम हो, चाहे आप कोई प्रोजेक्ट वर्क हो, अगर बच्चा अच्छे से कर लिया और आपने उसको शाबाश बेटा बहुत अच्छा आपने किया, मोटिवेट किया, तो बच्चे पे उसका इम्पैक्ट पड़ेगा और वो उस चीज को और अच्छे से ग्रहण कर लेगा, या आप कह लीजिए उस चीज को बेहतर तरीके से सीख लेगा। ये किसने कहा? ये थॉर्नडाइक ने कह दिया। अब अगर आप देखें तो इन तीनों नियम को पढ़ने के पश्चात आपको लग रहा होगा कि हो तो गया, सीखने में क्या एक अभ्यास करना होता है, एक तत्परता। तत्परता मतलब कुछ भी अगर हम सीखना चाहें, कुछ भी सीखना चाहें, तो अगर हम तत्पर रहेंगे तो सीख लेंगे, कोई टेंशन नहीं है। और अगली बात यह है, अगर उसका पॉजिटिव रिजल्ट आया तो सीख लेंगे, निगेटिव रिजल्ट आया तो उसको छोड़ देंगे। तो ये किसके नियम थे? ये थॉर्नडाइक के 3 मुख्य नियम थे, 3 मुख्य नियम थे। ठीक है, बाद में हुआ कि थॉर्नडाइक ने कहा नहीं, कुछ तो मिस्टेक हो रही है। क्या मिस्टेक हो रही है, बात समझिएगा। थॉर्नडाइक ने देखा कुछ मिस्टेक हो रही है, तो बाद में इन्होंने 5 नियम और दिए। थॉर्नडाइक के 5 गौड़ नियम दिए। अब देखिए गौड़ और मुख्य में अंतर क्या है, बात को समझिएगा। जैसे आपके विद्यालय में शिक्षक सभी हैं, एक तो प्रधान शिक्षक होगा, उसी हिसाब से ये इनके 3 मुख्य नियम थे, मगर कि इनके बगैर पॉसिबिलिटी नहीं है। और ये जो 5 नियम हम पढ़ने जाएंगे, ये इनका कहीं ना कहीं इसी में हिस्सेदारी रहेगी, बट थोड़े बहुत ये डिफरेंस है, इसलिए इसको हमें पढ़ना जरूरी हो जाता है। कैसे? आप एक एक चीज को देखिए, याद नहीं करना है, फिर आपसे हम कह दे रहे हैं, बस आप इतना याद करिए कि थॉर्नडाइक के 3 मुख्य थे, 5 गौड़ थे। बाकी जब आपको वहां ऑप्शन मिलेगा ना, तो आप केवल थ्योरी जो हम आपको समझा रहे हैं वो अप्लाई करके तुरंत आप नियम पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, चलिए समझते हैं थॉर्नडाइक के 5 गौड़ नियम कौन कौन से थे। देखिए पहला इनका नियम था बहु अनुक्रिया, या कह लीजिए बहु प्रतिक्रिया का नियम। बात करते हैं थॉर्नडाइक के जो 5 गौड़ नियम थे उसको। पहला है बहु अनुक्रिया या प्रतिक्रिया का नियम। इसको जरा ध्यान समझिए, नाम में ही छुपा है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखिए कह रहा है बहु अनुक्रिया, जैसे हमारे सामने कोई समस्या आती है या बच्चे के सामने, तो वो उस समस्या को सॉल्व करने का बहुत प्रयास करता है। मान लीजिए उसने नियम 1 लगाया, नहीं कर पाया, 2 लगाया, नहीं कर पाया, 3 लगाया, नहीं कर पाया, ऐसे करते करते वो 5-7 नियम लगाया और एक नियम से वो सॉल्व हो गया, तो उसी नियम को वो पकड़ लेगा। ठीक है, ये देखिए इन तीनों में कहीं नहीं है कहीं पे, इन तीनों में ये कहीं नहीं है। तो सीखने का एक नियम ये भी है। मान लीजिए बच्चा तत्पर भी है, अभ्यास भी कर रहा है, उसका प्रभाव भी पड़ रहा है, लेकिन नया कार्य आ गया, कैसे सीखेगा भाई? अब उसके लिए मोटिवेट हो गया, अभ्यास भी कर रहा है, नहीं हो पा रहा है, जब होगा तब तो प्रभाव पड़ेगा। उसीलिए उसको बहुत सारी क्रिया करता है, ठीक है, या बहुत सारे मेथड को अप्लाई करता है, और जब वो मेथड को अप्लाई करता जाता है, अप्लाई करते 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 उसको रिजल्ट जब मिल जाता है, तो उसको वो चूज कर लेता है। इसीलिए इसको कहा गया है बहु अनुक्रिया या बहु प्रतिक्रिया का नियम। अर्थात किसी बच्चे को कोई नई चीज सिखाने के लिए या सीखने के लिए अगर हम विभिन्न तरीकों का प्रयोग करते हैं, तो किसी न किसी एक तरीके से बच्चा अच्छे से सीख जाएगा। क्लियर? ये हुआ इनका गौड़ नियम पहला। कोई दिक्कत हो बताइए। दूसरा देखिए,
दूसरा, अब जैसे यहां तक, अब दूसरा इनका नियम था, चूंकि हम पढ़ रहे हैं क्या, गौड़ नियम। देखिए 3 नियम जो मुख्य थे उनको देखने के बाद में तीसरा इनका अगला इनका जो नियम आया वो आया सहचर्य, या कह लीजिए संबंध परिवर्तन का नियम। एक दूसरे से सब रिलेटेड है, बस रिलेट कराना आना चाहिए। अगर आप रिलेट करा लेंगे तो आराम से समझ जाएंगे और आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जब भी आप ये आएगा एग्जाम में कर लेंगे। सहचर्य या संबंध परिवर्तन, एक बार बताइए, जब वो बहु अभिक्रिया कर रहा था, मान लीजिए उसने 10 प्रकार से सॉल्व किया, उसको 8वां सॉल्व आ गया उसको, तो जब भी वो समस्या आएगी तो आप बताइए 1 से लेकर 10 तक तरीकों में वो किसको चूज करेगा, 8वां चूज करेगा। अर्थात वो समझ जाता है कि इस टाइप की समस्या के लिए हमें यही टाइप का रूल लगाना है। अर्थात वो समस्या समाधान का संबंध स्थापित कर लेता है, किससे, प्रतिक्रिया से। तो इसीलिए या यही इसका नाम रखा गया सहचर्य संबंध परिवर्तन का नियम। अब आप कहेंगे कुछ कम समझ में आया, समझाते हैं। बच्चा पहले ये कार्य कर चुका है तो अपने पूर्व ज्ञान से, बात को समझिएगा, अपने पूर्व ज्ञान से वो नवीन समस्या को जोड़ लेता है। क्या कर लेता है, जोड़ लेता है, और जोड़ के सॉल्व कर लेता है। तो जोड़ना ही क्या हुआ हमारा, जोड़ना ही तो हमारा क्या हुआ, संबंध हुआ, तो जोड़ के सॉल्व कर लेता है। तो संबंध परिवर्तन या सहचर्य, सहचर्य मतलब होता है जुड़ाव, ठीक है, या कह लीजिए साथ साथ। तो आधा उधर जो सीखा था उसका प्रयोग उसने इधर कर लिया, तो इसी को कहते हैं संबंध परिवर्तन का नियम या सहचर्य परिवर्तन का नियम। क्लियर हुई बातें। थॉर्नडाइक का दूसरा नियम। आगे तीसरा नियम, तीसरा इनका नियम था आत्मीकरण का नियम। अब ये भी देखिएगा, ये भी वही है, बस थोड़ा सा आगे बढ़ता जा रहा है, स्टेप टू स्टेप। इसमें क्या है, पूर्व ज्ञान से, ध्यान समझिएगा, पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान को जोड़कर अस्थाई प्रदान कर लेता है या अस्थायी तो हो जाता है। जैसे हमने क्या कहा, इसके पहले वाले में पूर्व ज्ञान से नवीन समस्या को जोड़ के हल कर लिया। अब ध्यान दीजिए, पूर्व ज्ञान से नवीन समस्या को हल किया, हल करने के साथ साथ उसको अपना भी लिया। उसको क्या किया, अपना लिया। जैसे हमने बच्चे को बताया, देखो बेटा क्षेत्रफल होता है, जब भी क्षेत्रफल आएगा तो हम भुजा का स्क्वायर करते हैं, इसीलिए या तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे या तो मीटर स्क्वायर लिखेंगे। अब बच्चा ये देखा कि वृत्त का क्षेत्रफल हमने निकाला था, हमने मीटर स्क्वायर लिखा, हम वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे तो यहाँ भी मीटर स्क्वायर लिखेंगे, क्योंकि सर ने कहा था जब भी एरिया आएगा तो हमें मीटर स्क्वायर करना है या स्क्वायर के टर्म में हमें लिखना है, ठीक है। तो अब बच्चे ने क्या किया, पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान को जोड़ के आत्मीकरण, मतलब उसके ब्रेन में अस्थायित्व बन गया या इस चीज को अच्छे से वो सीख गया। अब इस चीज के लिए उसे तत्पर होने की जरूरत नहीं है, उसे अभ्यास करने की जरूरत नहीं है और उसका प्रभाव पड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो चीजों को सीख चुका है। जैसे हम आप गिनती, पहाड़ा, क ख ग घ, ये सब चीजों को हम सीख चुके हैं, उसको आत्मसात कर लिए हैं, यानी कि हमारे वो पूरी तरह से ब्रेन में बैठ चुका है। तो ये भी क्या हुआ, आत्मीकरण का नियम कह लीजिए या आत्मसात का नियम कह लीजिए, ठीक है। क्लियर हुई बातें। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे की चीजों पर हम डिस्कस करते हैं। हो गया। देखिए अगला है आंशिक, ये तो आप ऐसे समझ जाएंगे, या पूर्ण अनुक्रिया का नियम। देखिए आंशिक या पूर्ण अनुक्रिया का नियम, अब ये क्या है। देखिए किसी बच्चे के सामने मान लीजिए आपने उसको मोटिवेट कर दिया, तत्पर हो गया, अभ्यास आप कराएंगे अभी और आप तैयार भी हैं। आपने कहा देखो बेटा ये जो सवाल है ये 3 पन्ने का जाएगा, ले आओ। बच्चे सुन के हालत खराब, 3 पन्ने का। या आपने कह दिया कि ये जो चीज सिखाएंगे हम 1 हफ्ते में सिखाएंगे, 1 हफ्ते पहले ये खत्म ही नहीं होगा, कुछ भी हो जाए। तो पता लगा 2 बच्चे अगले दिन आएंगे ही नहीं, है इतना ढेर ज्यादा कौन पढ़ेगा। तो कहने का मतलब ये है, जब भी समस्या बड़ी आ जाए या पठन पाठन की प्रक्रिया बहुत लंबी हो, सिलेबस लेंदी हो जाए, तो उसको एक दिन में खींचने की बजाय, अभ्यास कर करके रटाने की बजाय, आप उसको टुकड़ों में छोटा छोटा करके सिखाइए। वही हमारा कहता है आंशिक या पूर्ण अनुक्रिया का अधिनियम।
अर्थात किसी चीज को सिखाने के लिए छोटे छोटे भागों में अगर विभाजित करके हम बच्चे को सिखाते हैं तो बच्चा अच्छे तरीके से चीजों को सीख जाता है। ओके, पांचवा है मनोवृत्ति का नियम। मनोवृत्ति का नियम, अब ये नियम आपका प्रभाविता से तत्परता से मैच करता है। कैसे, समझिए। मनोवृत्ति मतलब मन, बच्चे का जैसा मन हो उसी के अनुसार उसको सिखाइए। अब आप कहेंगे यहाँ भी वही चीज है, ऐसा नहीं है। देखिए, एक बच्चे की रुचि दो तीन चीज में हो सकता है। जैसे बच्चा क्रिकेट भी पसंद करता है, बच्चा गाना भी पसंद करता है, और बच्चा पढ़ना भी पसंद करता है। तो आपको उसका काम यहाँ लेना है, बच्चे की रुचि जागृत करनी है पढ़ाई में, उसको तत्पर बनाना है। लेकिन यहाँ मनोवृत्ति मतलब उसकी मनोदशा कैसी है। अगर वो उदास है तो पढ़ाना लिखाना छोड़ करके कुछ चुटकुले सुना दीजिए। अगर वो खेलने को लालायित है तो उसको थोड़ा खेल करा दीजिए। मतलब बच्चे के मन के अनुसार आप एजुकेशन करा दीजिए। ये हुआ आपका मनोवृत्ति का नियम। यहाँ बच्चे का मन बन चुका है सीखने का, यहाँ बच्चे का मन नहीं बन रहा है, आप बनाएंगे। ठीक है, तो ये हुआ आपका मनोवृत्ति का नियम। ठीक, पढ़ाना आप चाहते थे बट बच्चे का मूड नहीं है, तो पहले उसका मूड बनाइए फिर करिए। तो ये 8 के 8 नियम ध्यान रखिएगा। 3 मुख्य नियम है, आपसे डायरेक्ट पूछता है। कभी इनमें से कोई एक देके कह देगा बताइए इनमें कौन थॉर्नडाइक का नियम है। कभी 3 देके एक दूसरा दे देगा, कहेगा इनमें से थॉर्नडाइक का मुख्य नियम कौन सा नहीं है। कभी 3 ये दे करके एक ये दे देगा, कहेगा कौन सा मुख्य नियम नहीं है, तो पहचानना रहेगा। कभी 4 ये दे करके एक ये दे देगा, 3 ये दे के एक ये दे देगा, कहेगा इनमें कौन सा थॉर्नडाइक का मुख्य नियम है, तो आप चूज कर लीजिएगा। जब आपके दिमाग में सारी बातें रहेंगे तो आप चीजों को अच्छे से कर पाएंगे। अगर आप गौर करें तो ये पूरा ब्रॉड चलता है और ये छोटे टुकड़ों में चलता है। ठीक है, तो ये बात होगी थॉर्नडाइक के नियम की, या अधिगम के नियम की, या सीखने सिखाने के नियम की बात हो गई। ओके, अब आप देखेंगे यहां से हमारे धीरे धीरे मनोवैज्ञानिक की स्टार्टिंग शुरू हो जाती है, या मनोवैज्ञानिक ने क्या क्या कहा था उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अब चलते हैं, हम आगे बढ़ते हैं और आगे की चीजों को हम डिस्कस करते हैं। देखिए क्या है अगला। अब हम बात करते हैं अधिगम के, या कह लीजिए सीखने के सिद्धांत। बहुत जरूरी है, हर सिद्धांत से सवाल पूछता ही पूछता है। सीटेट हो, टेट हो, कोई भी टेट हो या कोई भी टीचिंग एग्जाम हो, यहां से प्रश्न आते ही आते हैं। तो सीखने के सिद्धांत पे हम डिस्कस करते हैं और समझते हैं। जैसे मनोवैज्ञानिकों ने नियम दिया था अधिगम कैसे किया जाता है या सीखा कैसे जाता है, वैसे ही अधिगम के सिद्धांतों में बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने अपना अलग अलग नियम दिया कि देखो कोई चीज सीखना हो तो ऐसे सीख सकते हैं, किसी ने कहा ऐसे सीख सकते हैं, किसी ने कहा ये भी तो तरीका है। उन सब में बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने दिया, उन सब में 8 से 10 मनोवैज्ञानिक ऐसे हैं जिनके रूल आज भी फॉलो होते हैं। उन सबको हमें डिस्कस करना है और एक एक चीज पे हमें आगे बढ़ना है। चलिए शुरू करते हैं। हमने शुरुआत किया था थॉर्नडाइक से, तो यहां भी थॉर्नडाइक से ही शुरुआत करते हैं। देखिए पहला नियम आता है, इसका बहुत सारा नाम है, हम सब नाम क्लियर कर देंगे, आप परेशान बिल्कुल ना होइए। देखिए पहला सिद्धांत आता है प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत। प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत, या इसको और कहते हैं प्रयास एवं भूल का सिद्धांत। प्रयास एवं भूल का सिद्धांत। मार्कर थोड़ा हल्का हो गया है, माइनस थोड़ा कर लीजिएगा आप लोग। देखिए प्रयास एवं भूल का सिद्धांत, प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया? इसको दिया थॉर्नडाइक ने। किसने दिया? थॉर्नडाइक ने। कब दिया? 1988 में। 1928 में थॉर्नडाइक ने प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया, या प्रयास एवं भूल का सिद्धांत दिया। इस सिद्धांत को हम एक और नाम से जानते हैं, उस सिद्धांत का नाम, उसका नाम है उद्दीपक। समझाएंगे हम, घबराइएगा नहीं। अनुक्रिया का सिद्धांत, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत। आप परेशान न होइए, एकदम
अच्छे तरीके से आपको ये तैयार हो जाएगा और आपको एकदम मजा भी आएगा। उद्दीपक को बोलते हैं अंग्रेजी में स्टिमुलस और अनुक्रिया को बोलते हैं रेस्पॉन्स। क्या बोलते हैं? रेस्पॉन्स। ठीक है। अगर आप इसका इंग्लिश करेंगे तो ट्राई एवं एरर थ्योरी। ट्राई मतलब प्रयास और एरर मतलब होता है त्रुटि। क्या होता है? त्रुटि। तो ट्राई एवं एरर थ्योरी भी इसे कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्राई एवं एरर थ्योरी। अब एक एक चीज को हम समझेंगे, अच्छे समझेंगे, परेशान बिल्कुल ना होइए। देखिए थॉर्नडाइक ने क्या किया? थॉर्नडाइक ने सबसे पहले उन्होंने कहा एक पिंजरा लिया। क्या लिया? एक पिंजरा। इस पिंजरे में ध्यान समझिएगा, इस पिंजरे में उन्होंने एक बिल्ली को रखा। अब ड्राइंग समझ लीजिएगा, ड्राइंग अच्छी नहीं है। एक बिल्ली थी, ठीक है, और यहाँ पे पिंजरे का था क्या? सिटकनी या चटकनी, दरवाजा कह लीजिए, जिसपे अगर पैर पड़ जाएगा तो ये दरवाजा खुल जाएगा। ठीक है। और बिल्ली को 2 दिन रखा भूखा। बिल्ली एकदम टिटा गई, बेचारी परेशान, ऐसे मुंह बाई थी, कुछ मिल जाए खाने को। यहाँ पे इन्होंने क्या किया? रस्सी से, यहाँ पे इन्होंने रस्सी से एक मछली को लटका दिया। ठीक है। क्या किया इन्होंने? एक मछली को लटका दिया। अब हुआ क्या? जब भूखी बिल्ली तो बहुत भूखी थी, इसने मछली को देखा, परेशान हो गई और ये तड़पने लगी। तड़पने लगी, कभी उछल के यहाँ जाए, सोचे उछल के डांक जाए, उछली, यहाँ लड़ गई, फिर यहाँ ऐसे उछल कूद रही थी, बार बार वो कूद रही थी, बार बार प्रयास कर रही थी, प्रयास करे, कूदी, छत से लड़ गई, फिर कूदी, यहाँ लड़ गई, फिर कूदी, यहाँ भिड़ गई, बार बार वो कूद रही है, गलती हो जा रही है, ऐसे उछल रही, मुंह लड़ गया, बाहर आ गई, फिर थक गई, फिर सोची है भूख लगी, फिर कूदी, बार बार प्रयास कर रही थी, बार बार लड़ जाती, लड़ जाए, आ जाए वापस, लड़ जाए वापस आ जाए, प्रयास कर रही थी, बार बार कूद रही थी, प्रयास कर रही थी, कूद रही थी, प्रयास कर रही थी। अचानक एक बार यहाँ से उछली और धड़ाम से यहाँ गिरी और ये दब गया, और जैसे ही दबा दरवाजा खुल गया और बिल्ली यहाँ से पट से आके मछली को खा ली। ओके, अच्छा, थॉर्नडाइक ने कहा अच्छा बहुत चतुर बनती है, रुक। अगले दिन उन्होंने फिर यही किया, फिर इसको बंद कर दिया। अब बिल्ली फिर कूदना चालू कर दी, फिर कूदना चालू कर दी। अब बिल्ली, देखिए दिमाग लगा दी बिल्ली कि ऊपर कूदने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि जब हम ऊपर कूद रहे थे हमें चोट लग रही थी, तो बिल्ली ऊपर नहीं कूद रही। अब बिल्ली यहीं कूद रही, यहाँ कूदी, 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 फिर यहाँ कूद गई, फिर खुल गया, फिर आके खा ली। अब बिल्ली फिर समझ गई, अच्छा इधर कूदने से कोई लाभ नहीं है, यहाँ कूदने से लाभ है। तो बिल्ली फिर यहाँ 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 कूद गई। तो जो पहले 50 बार कूदी थी, 25 हो गया, फिर 10 हो गया। फिर बिल्ली को समझ में आ गया कि यहाँ भी कूदने में कोई फायदा नहीं है, यही कूदो। अगली ऐसे करते करते जब उन्होंने कई बार दोहराया तो बिल्ली डायरेक्ट यहाँ से कूदे यहाँ और एक ही बार में खोल दे पिंजरा और खा ले। तब उन्होंने निष्कर्ष निकाला, अच्छा इसका तात्पर्य यह है किसी नई चीज को जब हम समस्या सामने रखते हैं, जब कोई समस्या को हम सामने रखते हैं, तब उसको सॉल्व करने वाला अगर प्रेरित है, अगर इच्छुक है, तो बहुत सारा प्रयास करेगा, और जब वो सॉल्व करता जाएगा चीजों को, तो धीरे धीरे उसकी गलतियां सुधरती जाएंगी या त्रुटि कम करता जाएगा और वो चीजों को सीख लेगा। इसीलिए इसे कहा गया प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत। बिल्ली बार बार प्रयास कर रही थी, बार बार गलती हो रही थी, धीरे धीरे उसका प्रयास बढ़ता गया, गलतियां कम होती गई और वो चीजों को सीख गई या एक ही बार में भोजन को प्राप्त कर ली। तो इसका नाम रखा गया उद्दीपक त्रुटि का सिद्धांत या प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। अब आप कहेंगे ई क्या मतलब है, समझाते हैं। अच्छा, बिल्लियां कूद क्यों रही थी? क्यों कूद रही थी? क्योंकि उसको भूख लगी थी। भूख लगी थी ना, उसके सामने समस्या थी। क्या समस्या थी? उसको भूख लगी थी। अच्छा, बार बार कूद रही थी तो वो हुआ अनुक्रिया, बार बार कूदना अनुक्रिया। अच्छा, और कूदते कूदते उसको मिल गया क्या? समाधान। तो इसे क्या कहते हैं? समस्या समाधान थ्योरी भी इसे कहते हैं। अच्छा, अभी आप कहेंगे आपने इसका मतलब नहीं समझा, समझाते हैं बाबू। बिल्ली को भूख लगी थी, वो कूद रही थी, क्या दिखा सामने? अगर सामने ईंटा पत्थर आप टांगते तो क्या वो कूदती बिल्ली? न कूदती। उसको सामने भोजन दिख गया, भोजन मीन्स मछली, यही है आपका उद्दीपक। उद्दीपक
तो मछली क्या थी? उद्दीपक। और उद्दीपक को देख के बिल्ली बार बार अनुक्रिया कर रही थी या बार बार कूद रही थी, और कूदते कूदते उसने पिंजरा खोल ही लिया। तो इसीलिए इस थ्योरी का नाम हुआ उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत। कोई समस्या हो तो बताइए। 3 नाम थे, तीनों नाम कैसे आए मैंने आपको बता दिया। आगे अब आप देख पा रहे होंगे बिल्ली धीरे धीरे अपनी त्रुटि को कम करती गई उसको समझ में आता गया कि यहाँ नहीं कूदना है, इधर कूदना है। और कूदते कूदते वो समझ गई कि हमें यहीं कूदना है, काम हो जाएगा हमारा। अर्थात वो समझ गई कि हमें जब इस चटखनी पे पैर रखेंगे दरवाजा खुल जाएगा। उसने संबंध स्थापित कर लिया किससे? समस्या से। तो इसे संबंधवाद का सिद्धांत भी कहते हैं, या संबंध, सीखने का संबंध सिद्धांत भी कहते हैं। क्लियर हो गई बातें? क्लियर हो गया? कोई दिक्कत हो बताइए। अब आप जरा दिमाग में गौर कीजिए, आंख बंद करिए। बिल्ली बार बार प्रयास कर रही थी और गलती हो रही थी, प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत। ओके, क्या देखिए, बिल्ली ने जब उद्दीपक को देखा यानी कि मछली को देखा कूदने लगी, तो उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत। ओके, फिर बिल्ली ने संबंध बना लिया कि हमको यही कूदना है, संबंधवाद का सिद्धांत या सीखने का सिद्धांत। कुछ मनोवैज्ञानिक या कुछ लोग इसे SR थ्योरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? SR थ्योरी। कैसे? स्टिमुलस का S और रिस्पॉन्स का R, तो SR थ्योरी। अब बताइए इसमें कहां दिक्कत है आपको? इससे कोई सवाल आप पूछेगा आप जाके कीजिएगा, कहीं फंस जाए तो कहिए, कोई दिक्कत नहीं है, कर लेंगे आराम से आप। चलिए, तो ये बात हो गई प्रयत्न एवं त्रुटि के सिद्धांत की। इसका शिक्षा में क्या प्रयोग है वो हम समझ लेते हैं। हालांकि हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर हम समझा देते हैं आपको इसका शिक्षा में उपयोग है क्या। देखिए, पहला तो यही है कि हम समस्या का समाधान कर सकते हैं या समस्या समाधान हम इससे करा सकते हैं। दूसरा यह है कि बच्चे को अवसर प्राप्त होते हैं, अभ्यास का अधिकतम अवसर प्राप्त होता है, और शिक्षा विधा भी यही कहती है कि बच्चे को सीखने का अवसर ज्यादा से ज्यादा मिलना चाहिए। इस विधि से हम बच्चे को मोटिवेट कर सकते हैं, मोटिवेट या प्रेरित। जैसे उसने मछली रखा था, ऐसे हम कह सकते हैं बेटा ये करो, या चलो देखते हैं जिसकी राइटिंग अच्छी होगी हफ्ते भर में जो अच्छी कर लेगा उसको ट्रॉफी देंगे। तो बच्चा उस मोटिवेशन को ध्यान में रख के काम करेगा। ठीक है, तो मोटिवेट भी कर सकते हैं आप। साथ ही साथ हमने ये देखा कि बच्चे ये भी कर सकते हैं। दूसरी बात, बच्चे की गलतियों को टीचर अपने मार्गदर्शन में सुधार सकता है। तो इस विधि से हम त्रुटि में सुधार ला सकते हैं। ठीक है, इस विधि से हम बच्चे में त्रुटि में सुधार ला सकते हैं। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कुछ मनोवैज्ञानिकों ने कहा ना ना ना, ये सिद्धांत गलत है। कैसे गलत है? उन्होंने कहा एक ही तरीके से बार बार हम क्यों करें, हम कोई और विधि नहीं खोज सकते क्या? जैसे अब शिक्षा विज्ञान इसको भी एक्सेप्ट करता है कि अगर एक बच्चा एक तरीके से नहीं सीख रहा है तो अपनी विधि को बदलिए। यहाँ तो एक ही बराबर कराए पड़े थे, तो इनकी गलती हो गई और ये गलती एक्सेप्टेबल भी है। तो शिक्षा में इसका प्रयोग है तो इसका दोष भी है। दोष क्या है? ये विधि एक ही तरीके को बार बार दोहराने को कहता है, जो कि शिक्षा प्रणाली में गलत माना गया है। अभ्यास कीजिए, बट एक लिमिट ज्यादा अभ्यास भी गलती हो जाती है। ठीक है, तो ये किसी अन्य विधि की बात कर देता है। दूसरी बात यह है, कुछ शिक्षक अभ्यास के चक्कर में चीजों को रटने पे बल देते हैं। किस पे? रटने पे। जाओ पहाड़ा पढ़ो, 10 वाले को, 15 वाले को, 20 वाले को, और इसीलिए बच्चा रटने की सीढ़ी में चला जाता है, या आप कह लीजिए रटने लगता है। और अगली बात, ये एक यांत्रिक प्रतिक्रिया है। तो आप ये ध्यान दीजिएगा, बच्चे यांत्रिक नियम है, बच्चे यंत्र नहीं है कि एक ही प्रक्रिया को बार बार करेंगे। तो ये एक यांत्रिक प्रक्रिया है, तो इसीलिए भी इसका ये एक दोष माना जाता है। क्लियर हुई बातें? तो दोस्तों, आज हमने अधिगम के नियम देखे। अधिगम का पहला सिद्धांत कंप्लीटली पूरा हो चुका है। अब इस सिद्धांत से संबंधित कोई क्वेश्चन आपका छूट जाए तो कमेंट में बताइएगा आप छूट गया है। अगर आपको जरा भी अच्छा लगता है
तो चैनल को सब्सक्राइब और कम से कम 2-4 दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।